पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। यदि पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति, सबसे पहले है पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति। यदि किसी के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है तो फिर उसको आदेश नहीं दिया जा सकता है। अपनी पत्नी का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, साफ शब्द लिखा है, एक ऐसी पत्नी जो कॉम्पिटेंट नहीं है खुद का मेंटेनेंस करने के लिए। अपनी धर्मज और अधर्मज अवैध संतान का, चाहे विवाहित हो या न हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ। प्रश्न ये कि क्या केवल धर्मज का करेगा या अधर्मज का भी करेगा? धर्मज और अधर्मज दोनों है। अवैध संतान है, वैश्य संतान नहीं है, चाहे विवाहित हो या नहीं हो, डजंट मैटर। अपनी धर्मज या अधर्मज संतान जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वैश्यता प्राप्त कर ली, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता क्षति के कारण, चाहिए क्या है, धर्मज और अधर्मज संतान है पर वयस्क हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी क्या है, आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। बेचारे वो तो किस पर आश्रित रहेंगे। और अपने माता पिता का या अपना भरण पोषण करने में, अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसे लोग जो कि अपना अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, चार तरह की बातें। क्या हुआ? इसकी पत्नी का भी करेगा सर। एक बात बताओ, अवैध पुत्र की पत्नी का भी करेगा, पुत्र वधू का बताओ करेगा या नहीं करेगा? देखो पहले बात तो ऐसे है कि वो जो पुत्र वधू है ना, वो किसी ना किसी पुरुष की संतान है। अब यदि ये असक्षम है तो क्या लिखा है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, वो बच्चा नहीं, वो जो पिता है वो अपने बच्चे का मेंटेनेंस करेगा यदि वो असमर्थ है तो। अब यदि अवयस्क पुत्र वधू है और इसका जो पुत्र है वो मेंटेनेंस करने में समर्थ है, तो फिर ये जो पुत्र वधू किससे मांगेगी? अपने पति से, वो तो ही है। प्लस क्या पुत्र वधू का मेंटेनेंस किए जाने के लिए पति नहीं, ससुर जी जिम्मेदार है क्या? हाँ, यदि उसका पति असमर्थ है तब फिर पुत्र वधू किससे डिमांड करेगी? अपने ससुर से या अपने ससुर की प्रॉपर्टी पर। और यदि उसके पास फिर भी नहीं है तब फिर वो अपने माता पिता से लेंगे। ये हिंदू मैरिज एक्ट का सवाल है। किसका? सेक्शन नंबर 18-19 मैरिज एक्ट का नहीं है, संरक्षता गार्जियनशिप एक्ट का सवाल है। आगे चले। देखो अवयस्क का जो विवाह है वो विवाह शून्य है, वैलिड है। विवाहित पत्नी मांगेगी, मतलब वैध रूप से विवाहित। भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ऐसी उपेक्षा और इनकार को साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या संतान या माता पिता भरण पोषण करने के लिए मासिक दर पर, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे। अच्छा मेरे को ये सवाल बताओ कि सीआरपीसी में 125 के मेंटेनेंस की मांग पे क्या आरोप की विरचना की जाएगी? क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज होगा? क्या किसी आदमी को दोष सिद्ध और दोष मुक्त किया जाएगा? तो या फिर ट्रायल कौन सी होगी? आप वारंट ट्रायल करोगे, समन ट्रायल करोगे, समरी ट्रायल करोगे, कौन सी ट्रायल करोगे? सिविल मामलों की तरह, सिविल मामले की तरह इसको ट्रायल किया जा रहा है। जैसे कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में देखा था, एप्लीकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, दोनों को अप्रोप्रिएट समझने के बाद में, हालांकि कहानी बहुत लंबी हो जाती है, कभी वो दलीलें ले लेता है, कभी वो एडजॉर्नमेंट ले लेता है, कभी नेक्स्ट तारीख की हायरार्की कर लेता है, ये कहानी बहुत लंबी हो जाती है। पर ना तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है, केवल दोनों पक्षकार को उनके एफिडेविट पर दिए गई सूचना के आधार पर कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि वास्तव में पत्नी ऐसी महिला है जो असमर्थ है और पति के पास में सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं या फिर सफिशिएंट सोर्सेज हैं, तब फिर वो आदेश देगा। देखो क्या लिख रखा है, वह अपने पत्नी या संतान से भरण पोषण के लिए मासिक दर पर जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे। आदेश कहाँ गया भाई? यह निर्देश दे सकता है, या तो डायरेक्शन या ऑर्डर। यदि ऐसा उपेक्षा करने का साबित हो जाता है तो मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश करेगा। परंतु मजिस्ट्रेट खंड ख में अवैध पुत्री के निर्देश पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वो वयस्क नहीं हो जाती। क्या लिखा है इसे प्रोविजन ने? वही बात हो आ गई आपके। यदि उसका पुत्र वधू है तो पुत्री किससे डिमांड करेगी?
अपने पिता से यदि उसका पति असमर्थ है, उसके पास में पर्याप्त कारण और पर्याप्त साधन नहीं है। प्रोवाइजो नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट बात है केवल इतनी सी है, अंतरिम भरण पोषण और ऐसी कार्यवाही के लिए खर्च की ऐसी राशि दे जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे। इससे पहले अभी अपन ने दीपक बताएगा कि एनआई एक्ट 138 में क्या कोर्ट के द्वारा अंतरिम आदेश दिए जाने के प्रावधान है। क्या आदेश है और कौन से सेक्शन में प्रोविजन है? 141 में या 143? 141 में तो कंपनी के विरुद्ध है। कंपनी के विरुद्ध है। 142 या 143 उसमें ये है कि वो जितनी राशि वो मांगता है उसके आगे उसकी 20%, उसके 20% तक चेक की राशि, चेक की राशि का 20% तक, ठीक है। बस ये मैंने ये रैंडमली क्वेश्चन ही पूछा है, तो अंतरिम राशि हो गई। 143 में। परंतु यह हो रहा है कि द्वितीय परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के मासिक भत्ते की कार्यवाही के खर्च के लिए आवेदन का निस्तारण से आवेदन किसी व्यक्ति की सूचना के तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर किया जाएगा। ऐसा कोई एप्लीकेशन जो कोर्ट के पास में आया है उसकी तामील हो जाने के 60 दिन के भीतर। अव्यस्क कौन है? भारतीय व्यस्तता अधिनियम 1875 के उपबंधों के अधीन। और पत्नी के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है। इंग्लिश पढ़ने इसको, वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। तो शब्द ये आया है, नहीं सवाल ये है कि क्या वह पत्नी ही मेंटेनेंस मांग सकती है जिसने तलाक ले लिया, तलाक दे दिया, या फिर बिना तलाक ले लिया, बिना तलाक दे देने वाली पत्नी भी मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? करेगी। इसमें तो शब्द क्या लिख रखा है कि जिसने तलाक ले लिया, दे लिया, वह भी शामिल है पत्नी में। इसमें भी लिखा है ना, ऐसी स्त्री भी, ठीक है ना। तो चाहे तलाकशुदा है या नहीं, डजंट मैटर। पॉइंट सबसेक्शन नंबर 3 पर आ रहा हूं मैं। सेकंड लाइन, बिना असफल रहता है तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए, प्रत्येक भंग के लिए का मतलब एक बार आदेश दे दिया क्या कि आप इसको मेंटेनेंस दो हर महीने महीने, कितने साल तक, जब तक कि वो जीवित है, जब तक कि पुनर्विवाह नहीं करे। तो हर बार अलग अलग आदेश तो देंगे नहीं, एक बार आदेश दे दिया तो सारी की सारी उसकी जब तक कि पुनर्विवाह नहीं करे तब तक शामिल है। तो हर एक महीने पर उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो वो आदेश हर महीने पर लागू होगा। नहीं देता है तो एवरी ब्रीच माना जाएगा। निष्पादन के पश्चात मास चुकाए गए पूरे भरण पोषण करेंगे या उसी किसी बाकी ऐसे व्यक्ति को, यदि वो नहीं चुकाता है तो कितने समय तक के लिए अवधि में जेल है, कारावास है, ऐसे व्यक्ति को 1 मास तक की अवधि के लिए, अथवा यदि उसने पूर्व चुका दिया है तो उस समय तक के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। तो यदि एक मैजिस्ट्रेट ने किसी आदमी को आदेश दिया कि आप अपनी पत्नी का मेंटेनेंस करो और 1 साल भर तक उसने वापस से कोई आदेश नहीं दिया है, तो पहली बात तो ये कि कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा? ऐसा आदेश दे दिए जाने के बाद वो महीना खत्म हो गया और महीना खत्म होने के बाद में भी आपने नहीं दिया तो सबको वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। और ऐसा कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के कितने साल के अंदर अंदर महिला वापस से जाकर कहेगी कि साहब इस तरह की बात है। और ऐसे में यदि वो दोष सिद्ध हो जाता है तब फिर कितने समय तक की सजा? 1 माह तक की सजा। और फिर प्रत्येक ब्रीच क्या माना जाएगा? अलग अलग ब्रीच। तो मतलब 1 साल तक मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो फिर 12 महीने की सजा हो जाएगी। और फिर बाद में हस्बैंड क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? 12 महीने का मेंटेनेंस या फिर 3 महीने का मेंटेनेंस, 3 साल का मेंटेनेंस एक साथ जाके ही हैंड ओवर कर देते हैं। लिखा कि यदि आपने इस 1 मास की सजा के दौरान जो आपको 5,000 रुपए चुकाने थे, 5 दिन आपने जेल में निकाल दिए और आपने उस दिन क्या कर दिया, उसको 5,000 रुपए चुका दिए, तो उस दिन आपको रिलीव कर दिया जाएगा।
जैसे ये महीना खत्म हुआ, अगला महीना वापस से आ गया, फिर 5,000 रुपए की लाइबिलिटी। अच्छा, किसी आदमी ने यदि 30 दिन कारावास में निकाल दी तो क्या ये मेंटेनेंस के दिए जाने वाले आदेश की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? ये लाइबिलिटी तो फिर भी बनी रहेगी। परंतु इस धारा के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि रकम को उद्ग्रहित करने के लिए तारीख से उसका वह देय हो 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया। ये वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन नहीं किया गया। परंतु यह वो है कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकारी के किन्हीं आधारों पर विचार कर सकता है और ऐसी प्रस्तावना के किए जाने पर वह इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है। क्या कहा उसने? यदि हस्बैंड आकर कहता है कि सर मैं तो इसको साथ में ले जाने के लिए तैयार हूँ और ये मेरे साथ में रहे, और वह पत्नी उसके साथ में रहने से इनकार करती है, तो फिर मजिस्ट्रेट इस बात को मान सकता है कि साहब पत्नी बेमतलब से साथ में रहने से इनकार कर रही तो हो सकता है मेंटेनेंस नहीं दे, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि पत्नी को ऐसे इनकार किए जाने के कारण रीजनेबल है, तब फिर मजिस्ट्रेट ऐसे आदमी को, मतलब ऐसी पत्नी को, उसके बावजूद कि पति को उसके साथ में रखने की इच्छा है, अलग रहने के दौरान भी मेंटेनेंस दिए जाने की बात कर सकता है। अच्छा, ऐसे आधार क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया या वह कोई मिस्ट्रेस रखता है तो उसकी पत्नी के द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। और यदि ऐसा आधार नहीं है, कोई भी जस्टिफिएबल ग्राउंड्स नहीं है और उसके बावजूद भी पत्नी साथ में रहने के लिए मना कर रही है, तब फिर ऐसे ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए भी मेंटेनेंस का आदेश देगा कि हो सकता है कि नहीं साहब मेंटेनेंस आदेश नहीं मिलेंगे, पति की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसीलिए अमूमन हर आदमी ऐसे मेंटेनेंस की बात में जाकर कहता है कि सर मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, उनको को मेरे साथ में चले मैं मेंटेनेंस दे देंगे। सेक्शन नंबर 9 किसकी बात कर रही है? ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सेक्शन नंबर 9 हिंदू मैरिज एक्ट के साथ कोई भी पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के वैवाहिक धर्म का निर्वहन करने के लिए मजिस्ट्रेट साहब की नहीं, सॉरी, सिविल जज साहब की कोर्ट में आवेदन कर सकती है कि साहब इसको कहीं मेरे साथ में रहे। कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते और कार्यवाही के खर्चे जैसी भी स्थिति हो प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी यदि वह पत्नी एडल्ट्री की स्थिति में रह रही है अथवा वह यदि पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। साफ लिखा है इसने कि साहब बिना रीजनेबल ग्राउंड के वुमन रिफ्यूज करती है कि साहब मैं इसके साथ में नहीं रहूंगी, और या फिर दोनों पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं। तो ये जो सबसेक्शन नंबर 4 है और सबसेक्शन नंबर 3 का जो स्पष्टीकरण है, इन दो बातों को तो रट ही लेना कि साहब पत्नी के साथ में पति पत्नी के साथ में, सॉरी, पत्नी पति के साथ रहने के कारण से मना कर रही है, और वो कौन से ग्राउंड से जिस पर साथ में रहने से मना करने के बावजूद भी मेंटेनेंस दिए जाने का आदेश कर सकता है यदि पति ने विवाह किया या पति किसी मिस्ट्रेस को अपने साथ में रखता है। मिस्ट्रेस का मतलब हो गया पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के साथ में पति जैसा संबंध बनाना। दूसरी बात कि साहब कोई भी पत्नी कैपेबल नहीं होगी मेंटेनेंस मांगी जाने के लिए यदि पत्नी क्या रह रही है? एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब ये कि साहब किसी महिला के पर पुरुष से कोई संबंध हो, नंबर 1। नंबर 2, पर्याप्त कारण ही नहीं है। अब हस्बैंड कह रहे हैं सर मैं उसको साथ में ले जाने के लिए तैयार हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, और ये खुद अपने आप से रहने के लिए या फिर इसके मम्मी पापा का भरा हुआ जो भी है रहने के लिए मेरे साथ में तैयार नहीं है। हस्बैंड ने पूछा नहीं, मजिस्ट्रेट पूछ रहे हैं और इस बात का जस्टिफिएबल आंसर पत्नी नहीं दे पाई, तो साफ लिखा है कोई भी पत्नी इस धारा के अधीन मेंटेनेंस, अंतरिम भरण पोषण या फिर कार्यवाही के खर्चों को प्राप्त करने की हकदारिनी नहीं होगी यदि बिना पर्याप्त कारणों के साथ रहने से मना करती है या एडल्ट्री में रह रही है या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं। मैजिस्ट्रेट ये साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में धारा के अधीन आदेश दिया गया है जारता की दशा में रह रही, पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती या पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही, इसके बावजूद कि
जैसे आप कोई मेंटेनेंस का आदेश प्राप्त भी कर लिया और पति ऐसी बातें कोर्ट में प्रोड्यूस कर देता है, जैसे आपके 3 तरह के ग्राउंड में से कोई भी बात को प्रूव कर देता है, तो फिर मैजिस्ट्रेट अपने द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर सकता है। वैसे सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में कोई भी आदेश अपने द्वारा दिए गए आदेश को रद्द नहीं कर सकती सिवाय 125 के आदेश। अच्छा, मेंटेनेंस की राशि कितनी दी जाएगी? देखो, सेक्शन 125 में सब सेक्शन नंबर 1 के डी में एक बात है जिसको स्टार मार्क से लिखी हुई है। भरण पोषण के लिए ऐसी मासिक दर से, तो कितने रुपए था साहब? जो कुल मिलाकर 500 रुपए से अधिक की राशि होगी, उसको क्या कर दिया है सर 2001 में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन करके ओमिट कर दिया। फिर बाद में कितनी मांग कर सकती है पत्नी? जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे। जैसा आप जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, और या फिर मजिस्ट्रेट ठीक समझने के लिए किन ग्राउंड्स को मानेगा? उसका बेसिक नीड्स, उसके बेसिक नीड्स या फिर उसकी लाइफ स्टाइल, पति के साथ में रहने के दौरान कैसी थी, फिर वो वैसे ही रखेगी। कि साहब एक महिला है जिसका पति किसी फल फ्रूट की सब्जी का ठेले पे काम कर रहा है या फिर ठेला चला रहा है, तो क्या वो महिला ऐसी डिमांड कर सकती है क्या कि साहब मेरे को इतने रुपए मेंटेनेंस के चाहिए या फिर ये चाहिए? तो मैजिस्ट्रेट साहब केवल इतनी बात करेंगे कि साहब आपकी जिंदगी को गुजारने के लिए या फिर लाइफ का स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए इतना पर्याप्त है। और ऋतिक रोशन की पत्नी यदि मांगती है तो जाहिर सी बात है उसके हिसाब से। सेक्शन नंबर 126, प्रक्रिया कैसी होगी साहब? कोई कोई तो प्रक्रिया होगी। आरोप की विरचना कौन से मामलों में नहीं होती है? कौन से ट्रायल में आरोप की विरचना नहीं होती है? सम्मन मामले में हम पढ़ते हैं कि साहब सम्मन मामलों में आरोप की विरचना, हालांकि संक्षिप्त समरी मैटर में भी नहीं होते, पर यदि अपन ट्रायल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर कौन से ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करेगा? डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम लोगों ने देखा था कि साहब डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड कार्यवाही को कौन से मामलों की तरह निपटाएगा? समरी मामलों की तरह। डोमेस्टिक वायलेंस का अपन ने देखा था। तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे जिले में की जा सकती है, पहले तो इसने जुरिडिक्शन बताया है, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहां की वह है व्यक्ति, जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, जहां उसने अंतिम बार यथास्थिति अपनी पत्नी के साथ या अधर्मक संतान की माता पिता के साथ निवास किया हो। मेंटेनेंस किए जाने की मांग के लिए अपन दावा कौन से एप्लीकेशन में करेंगे साहब? जहां की ऐसा व्यक्ति रहता है उस फैमिली कोर्ट में या फिर जहां पर पति पत्नी के रूप में रहने। ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है अथवा जब उसकी व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दी गई है तब उसके प्लीडर पर उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति से अभिकृत किया जाएगा जो सम्मन मामलों की तरह विहित किया जाता है। अच्छा, कल जो अपन ने देखा था ना कि साहब 4-5 बातें इस प्रोविजन के अलग है। क्या क्रिमिनल कोर्ट एक्स पार्टी आदेश जारी कर सकते हैं? नहीं, क्रिमिनल कोर्ट का भी सिविल कोर्ट कर सकता है। ये प्रोसीजर ऐसा है जिसमें एक्स पार्टी आदेश भी दिए जा सकते हैं। एक्स पार्टी आदेश क्या होता है बेटा? एक पक्षीय आदेश, केवल एक पक्षकार को सुनकर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में थी आप सेक्शन नंबर 23 में क्या पढ़ा था अपन ने? कल ही देखा था आपने, कल नहीं परसों देखा था, कल जिसमें नगमा ही नहीं थी। री पर रे मो क्यू को एक्स, वो ऋतिक भी नहीं आया डोमेस्टिक वायलेंस का मास्टर। वो आज आया कि नहीं पता है? कल उसने कहा था कि साहब अच्छा, फिर अपन हाँ भी भर गया था कि अच्छा डेफिनेशन और कितने का तो 20 का मैंने कहा चलो 20 और उसने 20 नहीं किए। कैसे करेगा यार? है? हाँ, वो मैंने भी देखा कल घूम रहा था। चलो कोर्ट में घूमना अच्छी बात है, नो डाउट। कोर्ट में अलग अलग तरह के व्यक्तिगत विचारों वाले आदमी आते हैं,
उनसे सामना करना, बातचीत करना समाज का एक दर्पण, एक आईना दिखाने के बराबर है, जिससे कि हम लोग परिचित रहें और कई तरह के उटांग पटांग सवालों का जवाब देने में हम सक्षम रहें। तो कोर्ट में घूमना, कोर्ट में बातचीत करना, गुफ्तगू करना एक अच्छी बात है, पर कोर्ट में बेवजह से घूमना ये कतई अच्छी बात है। सर इसमें पत्नी का वैध रूप से विवाहित होना जरूरी है क्या? बताओ भाई, क्या पत्नी का वैध रूप से विवाहित होना जरूरी है? मतलब इसका सवाल ये है कि क्या कोई महिला लिव इन रिलेशन में रह रही है तो क्या 125 में मांग कर लेगी, या फिर कोई महिला जो कि एक मतलब पति है जो पहले तो विवाहित है वैध रूप से, पर उसने किसी दूसरी पत्नी को रखा है ऐसा कहते हुए कि मैं विवाहित नहीं हूँ, तुझसे शादी कर लेता हूँ, वास्तव में उसने उसको धोखे में रख के शादी की, वो वैध विवाह नहीं है। प्रथम पत्नी से विवाह किया गया वो वैध विवाह है। तब इसका सवाल ये है कि क्या किसी पत्नी के लिए डिमांड किया जाने के लिए वैध विवाह जरूरी है या बिना वैध विवाह की 125 की कर सकते हैं? तो जवाब है जरूरी है। सेक्शन 125 धर्म संतान की माता, अधर्म संतान की माता के इसमें साथ। लिखा है कि मतलब अधर्म संतान की माता के साथ निवास किया है। हाँ। तो इसको एक पॉइंट अपन, अगर वो अधर्म संतान है उसके कहाँ लिखा हुआ है? ये 126 के से ये सी तो में। उस टाइप उस समय लिखा हुआ जब अधर्म संतान हाँ, मानता है ना, पर- तब लिखा है। और स्पष्टीकरण देखे 125 का, और उसमें पत्नी में लिखा है कि संतान पत्नी की माता माता के ऐसे साथ स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है, तो मतलब विवाह जरूरी है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, ऐसी जिसने स्त्री ऐसे भी है। भी मतलब ये मतलब इसके जिसने- साथ में और इंक्लूड है। जिसने हाँ। विवाह विच्छेद किया है वो भी, और जिसने विवाह विच्छेद लिया है पत्नी का, अपनी पत्नी तो पर अपनी वो तो पत्नी ऐसे वाइफ ही रहेगी फिर। लिव इन मतलब उसको थोड़ी रिलेशनशिप वाले पता है। सर कभी पति पत्नी होते ही नहीं पहली बार। नहीं लिव इन पहली बात तो ये क्लियर है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना बेटा, हाँ, ये जो सी नंबर पॉइंट पढ़ रहे हो, ये चाइल्ड के लिए। ये चाइल्ड चाइल्ड के हाँ लिए वो ठीक है। तो मतलब यदि वो चाइल्ड मतलब अधर्म संतान जो है वो यदि अपने पिता से मांग करेगा तो कौन से कोर्ट में करेगा? जहाँ की ऐसा उसकी माता पिता के साथ। उसकी माता के साथ, मतलब इसके उसकी बात हुई है नंबर 1। नंबर 2 दूसरी बात, क्या कोई ऐसी महिला जो कि वैध रूप से विवाहित नहीं है 125 आरबीसी में मांग कर सकती है? जवाब है नहीं करेंगे। अब क्या फिर वो मांग कर बिल्कुल भी नहीं कर सकते? कह सकते हम ऐसा नहीं करते, तो वो डीवी में कर लेंगे। डीवी में करेंगे और 101% करेंगे। क्या लिख रखा है कि जहां कोई दो व्यक्ति घरेलू नातेदारी में एक ही हाउस होल्ड में रहेगा, विवाह के समान नातेदारी में। चाहे वो उसकी मिस्ट्रेस ही क्यों नहीं रही हो और उसने उसको कहा हो कि साहब हम लोग शादी करेंगे, वो भी करेंगे इसमें। तो विवाह के नातेदारी के स्वरूप की नातेदारी, उसने केवल लिव इन रिलेशनशिप नहीं लिखा है वहां पर शब्द लिव इन विवाह के रिलेशन। समान नातेदारी। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप में मतलब विवाह के समान की नातेदारी, इन द नेचर ऑफ मैरिज में लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल है। तो इन द नेचर ऑफ मैरिज में लिव इन रिलेशनशिप के अलावा भी और सारी तरह, जैसे कि मिस्ट्रेस को रख दिया तो वो लिव इन रिलेशन नहीं है। उससे ऐसा विश्वास लेकर बात करना है कि साहब हम तो देर से शादी करेंगे, पर अंत में उस गुजरात किसी व्यक्ति की दूसरे विवाह की पत्नी जिसकी प्रथम पत्नी जीवित है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है। हाँ बिल्कुल। और अब हम यदि पर बात करें क्या मुस्लिम्स पर 125 सीआरपीसी लागू होती, तो उसके लिए हमें पूरा वो वाला केस लूप पर जाना पड़ेगा। अहमद खान वर्सेस शाहबानो। शाह बानो बेगम वाला। इसका भी केस है। हाँ, बेलुस्वामी बनाम पट्टचेय्यामल 2010 सुप्रीम कोर्ट। ये डीवी में भी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली स्त्री दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अर्थ में वैध रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 125 में भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। यद्यपि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है। ठीक है, हाँ ये तो डीवी में था केस। ठीक है, ऐसा ये तो डीवी में था। शाह बानो वाले केस में क्या हुआ था? शाह बानो वाले केस में हुआ था साहब कि कोर्ट ने कहा कि साहब है ना, भले ही इद्दत का पीरियड निकल जाए उसके बाद में भी महिला मेंटेनेंस प्राप्त करने के हकदार होगी, क्योंकि वो उस अच्छा इद्दत महिला कब कब निकालेगी? या तो महिला की, या तो पुरुष की डेथ हो जाए या पुरुष तलाक ले जाए, दोनों ही स्थिति में इद्दत निकलेगी। इद्दत का मोटो क्या है? यदि महिला मान लो गर्भवती है तो उसके पैतृत्व का निर्धारण किया जा सके, यही उसका लक्ष्य होता है। तो मुस्लिम में शरीयत ये कह रही है कि कोई महिला तब तक ही मेंटेनेंस की मांग कर सकती है जब तक कि उसके बाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इद्दत के बाद में भी मेंटेनेंस प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। पूरे हिंदुस्तान भर के मुस्लिम इकट्ठे हो गए, कहा कि साहब ऐसे कैसे,
सुप्रीम कोर्ट हमारी शरीयतन कानून पर या फिर पर्सनल लॉ पर इस तरह का ऑब्जेक्शन या फिर इस तरह का प्रहार नहीं कर सकता। तो क्योंकि कोर्ट का आदेश था, मानना बहुत था। राजीव गांधी की सरकार ने महिलाओं का विवाह से नहीं, मुस्लिम महिलाओं का विवाह विच्छेद से अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया और उसमें बात क्या लिखी कि यदि पति और पत्नी संयुक्त रूप से 125 सीआरपीसी से गवर्न होने के लिए एप्लीकेशन देते तो 125 सीआरपीसी उन पर लागू होगी। और फिर पति और पत्नी जोड़ रूप से देती नहीं या फिर देना चाहे तो दे भी ले, पर फिर बाद में नियम ऐसा आ गया, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इद्दत हो या इद्दत के बाद की हो, हर स्थिति में मुस्लिम को उसका मेंटेनेंस दिए जाने की रहेगी। तो 125 सीआरपीसी किस किस पर लागू है? धर्म को हटाकर यूनिफॉर्मिटी लाकर सभी पर। आपकी भी बात आ गई, पत्नी वाली भी बात आ गई, और वो इन द नेचर ऑफ मैरिज और वो क्या है। परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण के लिए संदाय का आदेश देने की प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है अथवा न्यायालय में हाजिर होने से जानबूझकर से उपेक्षा कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट मामले का एक पक्षीय रूप से सुनने का अवधारण करने के लिए अग्रसर हो सकता है। तो एक पक्षीय सुनने के लिए ग्राउंड्स क्या क्या है? अपने आप को व्यक्ति का मतलब कार्यवाही आगे चलने से रोकना या फिर तामिल से बचा। दो बातें हैं, या तो तामील ही नहीं हुई हो और या फिर तामील तो हो गई हो मगर उपस्थित नहीं होना हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ठीक लग रहा है मेरे को कि 125 सीआरपीसी में एक पक्षीय आदेश दिए जाने के ग्राउंड्स, तामील नहीं हो रही है, तामील होने से बच रहा है, जानबूझकर से नहीं आ रहा है, तो फिर उसको थोड़ा सोच समझ के करने के लिए अग्रसर हो सकता है। और ऐसा दिया गया कोई भी आदेश उसकी तारीख से 3 मास के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारणों से ऐसे निबंधनों के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के समुदाय के बारे में निबंधन भी है, मजिस्ट्रेट न्यायोचित और उचित समझे अपास्त किया जा सकता है। सीपीसी में हम किसी भी एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने का आवेदन 9-13 में एक पार्टी आदेश को वो करवाते हैं और एक्स पार्टी आदेश दे किस पर है 9 और फिर 9-13। तो ऐसे एक्स पार्टी आदेश को सेटिस्फाइड करवाने के लिए कितने समय में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? इसको 3 महीने। धारा 125 के अधीन आवेदनों पर कार्रवाई करने में न्यायालय को शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश दे जो कि न्याय संगत है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 127 और आज का अंतिम सेक्शन। नाम क्या है सेक्शन नंबर 127 का? अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस। जबकि सेक्शन नंबर 127 है ना, अल्ट्रेशन की बात कम करता है, कैंसिल किए जाने की बात ज्यादा करता है। पढ़ो जरा नजर। भत्ते में परिवर्तन। अच्छा, मतलब इस भत्ते में परिवर्तन का मतलब लक्ष्य क्या है? कौन सा भत्ता? जो वाइफ को दिया जा रहा है, जो वाइफ को दिया जा रहा है, जो बच्चों को दिया जा रहा है, जो माता पिता को जा रहा है, ठीक है। अब उस परिवर्तन का मतलब चेंजेस या तो कम करे, ज्यादा करे या फिर कैंसिल करे। किस कारण से? परिस्थितियाँ चेंज हो गई। परिस्थितियाँ किसके संबंध में? बच्चों को हस्बैंड के या फिर पत्नियों के या फिर बच्चों के संबंध में। के साथ बच्चे के पास में कोई प्रॉपर्टी थी जो पूछते ना, प्रॉपर्टी चल रही थी, अभी तो पिता के हाथ में था, पिता ने क्या कर दी, प्रॉपर्टी बच्चे के नाम कर दी, सब मेंटेनेंस से लेते रहना, परिस्थितियाँ बदल के वो मेंटेन नहीं करेगा, प्रॉपर्टी से मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या उसी धारा के अधीन तो 127 भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण दोनों में परिवर्तन की बात कर रहा है, ठीक है। आदेश की अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता पिता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण मासिक भत्ता देने वाली जैसी भी स्थिति हो, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर। 1 मिनट, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली, अंडरलाइन करना है इसको। मजिस्ट्रेट भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति हो भत्ते में परिवर्तन कर सकता है जो वह उचित समझे। अच्छा, ये किसका एक्सेप्शन है सीआरपीसी में? 360 सीआरपीसी सेक्शन 362 जिसमें नगमा लिख लेना, सीआरपीसी सेक्शन 362 जो कि जनरल प्रोविजन बताता है कि मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश को परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता, जबकि अपन लोग यहाँ करते हैं। जहाँ मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहाँ वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। हाँ हाँ हाँ,
क्या आया है? सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय नहीं पढ़ा, सक्षम सिविल न्यायालय। क्या मतलब हुआ? अगर सिविल न्यायालय में द्वारा उनके द्वारा कोई देखो साहब, कोई एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पर मांग चल रही थी, किसकी? बच्चों की चल रही होगी, पत्नी की चल रही होगी, लिटिगेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी पर ओनरशिप या पोजीशन अभी तक क्लियर हुआ नहीं, तब तक पत्नी ने मांग कर ली मेंटेनेंस की। फैमिलीज में क्रिमिनल कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब से इन्होंने आदेश दे दिया, और फिर बाद में 2-5 महीनों के बाद में या 1-2 साल के बाद में आदेश आ गया सिविल कोर्ट का, क्या कि साहब ये जो प्रॉपर्टी उन पर लिटिगेशन पे थी, ये 5-5 लाख रुपए की या इतने बीघा की जमीन इनको अलॉट की जा रही है। तो सिविल कोर्ट का आदेश आ गया, प्रॉपर्टी आ गई उसके हक में, तो फिर अब मेंटेनेंस कैंसिल, पत्नी का या फिर बच्चे का अब मेंटेनेंस थोड़ी करेगा। ठीक है, जहाँ धारा 125 के कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहाँ यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। भाई एक बात तो क्या हो गई है कि आपने आदेश को रद्द कब कर रहा है? जब पत्नी ने रीमैरिज कर लिया, उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वीय विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर देख ली, तो वह ऐसे आदेश को। 1 मिनट, क्या हुआ है? पति पत्नी के बीच में पंचायती बैठ गई साहब, 2-5 आदमी, इस आदमी के आगे इसके आगे, दोनों ने आपस में मिल बांट कर क्या कर दिया, बस अब खर्चा लेकर कर लो और आज के बाद में मेंटेनेंस की बात खत्म। उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई है कि उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया हो, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। क्या बातें लिखी हुई? 2 रूढ़िजन्य विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी यदि इसी आदेश को। हाँ, क्या समझे तू? सर यहाँ एक मुश्त दे दिया होगा नहीं, तो धनराशि इस आदेश से पूर्व दे देगी, ऐसा आदेश दिए जाने के पहले ही दे देंगे। ठीक है, तो उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। उससे पहले क्या हो जाएगा कि साहब अब मेंटेनेंस इसके बाद का नहीं दिया जाएगा। और किसी अन्य स्थिति में यदि कोई है तो उसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। भाई ये क्या कहानी कहना चाह रहे हैं? नलिनी क्या कह रहे हैं? ये 2 बिंदु क्या कह रहे हैं? तो मेंटेनेंस ऑर्डर होने से पहले ही वो एक मुश्त दे दिया। ठीक है, तब तो फिर आदेश रद्द कहाँ से करेंगे? ऑर्डर दिए ही नहीं है तो उस वक्त से ही कर देंगे। और यदि ऐसा जो एक मुश्त धनराशि कब मिल रही है? बाद में, जबकि मेंटेनेंस का ऑर्डर चल रहा है, फिर कब से रद्द करेंगे? जब मिल गई है, जब वो मिलेगी तब से। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट, उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण जैसी भी स्थिति हो के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया है। 1 मिनट, क्या किया है? अपने ऐसे अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया, त्याग दिया, कहा कि मैं ऐसे मेंटेनेंस को नहीं दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए साहब ऐसे अधिकार मेंटेनेंस। ठीक है, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा। किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे धारा 125 के अधीन भरण पोषण अथवा अंतिम भरण पोषण के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसार में भरण पोषण या अंतिम भरण पोषण के लिए अथवा उनमें से किसी के लिए जैसी भी स्थिति हो मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति के द्वारा वसूल की जा चुकी है। किसके लिए बात कर रहे हैं? यदि किसी सिविल कोर्ट में भी कोई डिग्री को एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो इस मेंटेनेंस में दिए गए, इस सेक्शन 125 में दिए गए आदेश को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। आज जिसके मेंस में सेक्शन नंबर 127 से प्रश्न पूछा गया था यही कि भत्ते में परिवर्तन या फिर महिला के द्वारा मांगे जाने वाले जो भरण पोषण के हैं उसमें कब चेंजेस, बदलाव, कम्युनिकेशन की जा सकती है। कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, प्रीलिम्स से भी और मेन से भी। सेक्शन नंबर 128 को छोड़कर कल अपन सीधा चलेंगे चैप्टर नंबर 10 पे।
सेक्शन नंबर 129 से शुरू कर कल 153 तक खत्म हो जाएगा। 29 से मतलब कल करीब 20 सेक्शन होंगे। आज हमने 4 सेक्शन लिए।